हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। तो आप बताइए कि जो लिखित भाषा होती है वो किस स्तर पर देखी जाती है और क्या होती है। पहला ऑप्शन है आपका चेतन और स्वाभाविक, चेतन होती है, स्वाभाविक होती है। दूसरा अचेतन, कालबद्ध होती है। तीसरा ऑप्शन है अचेतन, स्वाभाविक होती है या फिर सचेतन, कालबद्ध होती है। तो बेटा जो लिखित भाषा होती है वो सचेतन होती है, ऐसा नहीं है अचेतन थोड़ी ना होगी, वो सचेतन होगी और कालबद्ध होती है ना, कालबद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी ऑप्शन है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं, है ना। जैसे अपने समाज से बच्चा अपने आसपास से भाषा सीख लेता है। तो इसका एक नेतार्थ यह है कि बच्चे को हम वैसा परिवेश दे दें, है ना, वैसा ही समृद्ध भाषिक परिवेश हमें बच्चे को देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश हमें उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ेंगे। लेखन क्षमता के आकलन के लिए पहला ऑप्शन, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग होगा। दूसरा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। तीसरा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा या फिर अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो जो लेखन क्षमता का आकलन करना है आपको बच्चे की, तो उसके लिए क्या आप उसके व्याकरण के सम्मत भाषा को देखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा तो हम नहीं करेंगे। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखेंगे? नहीं। लिखावट में कितनी सुंदरता है इसको देखेंगे? नहीं। अगर बच्चे के लेखन की क्षमता का आकलन करना है तो उसके विचारों की अभिव्यक्ति को देखेंगे हम, है ना, कि उसने जो अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, हमें सिर्फ उसको देखना है। ना तो हम उसमें उसकी सफाई पर ध्यान देंगे, ना ही सुंदरता पर ध्यान देंगे और ना ही व्याकरण सम्मत भाषा का उसने प्रयोग किया है या नहीं, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसके विचारों की जो अभिव्यक्ति है हम उसको देखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, है ना। अब ये बताइए कि पढ़ना लिखना और सीखना कब सरल होगा? उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, है ना, उन्हें वर्णमाला ज्ञान से जोड़ा जाए, निरंतर अभ्यास कराया जाए, निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तो देखो, पढ़ना लिखना और सीखना कैसे सरल होगा? परीक्षाओं से नहीं, निरंतर अभ्यास कराए नहीं, वर्णमाला से नहीं, उन्हें किसी अर्थ के साथ, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, है ना। जैसे कि आपको बच्चे को कुछ भी सिखाना है तो उसे बच्चे की रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके सिखाइए तो बच्चा जल्दी सीख जाता है ना। उसके जीवन से जोड़ के पढ़ाइए उसको। तो इसीलिए जो बच्चे का पढ़ना लिखना है ये सीखना कब सरल होगा? पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब बच्चे को हम जब सिखा रहे हैं उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम ले रहे हैं उसको स्पर्श कर रहे हैं। अब बच्चे कविता गा रहे हैं, अगर वो नाक कहते हैं तो वो नाक को पकड़ते हैं, कान कहते हैं तो कान को पकड़ते हैं, है ना। हाथ कह रहे होंगे तो हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ रहे होंगे। तो जिस भी बॉडी पार्ट का वो नाम ले रहे हैं वो उसको टच कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। ये क्या है? ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, है ना। तो आगे इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। विभिन्न दर्शन ग्राही है, श्रव्य भाषिक है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है, समग्र भौतिक प्रक्रिया है। तो क्या है? ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। भाषा, अब आपको बताना है कि भाषा क्या है। पैतृक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, उत्पन्न संपत्ति है, पारिवारिक संपत्ति है। तो अब बताइए भाषा क्या है? भाषा पैतृक नहीं है, उत्पन्न नहीं है, पारिवारिक नहीं है, क्या है? अर्जित संपत्ति है ना। भाषा का अर्जन किया जाता है। तो ये कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। आगे बढ़ेंगे हम। लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सीखने का समर्थन करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रिया उपागम,
संज्ञानात्मक उपागम, उत्पाद उपागम, रचनात्मक उपागम। तो इसको किस नाम से जानेंगे? परिक्रिया उपागम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। बच्चों की भाषा का सतत आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब आपको बच्चे की जो मौखिक भाषा है उसका आकलन करना है, तो उसमें सबसे अच्छा क्या होगा? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, या सुनी हुई बात को दोहराने के लिए कहना। अब अगर बच्चे की मौखिक भाषा का आकलन करना है और आपने उसको बुक दे दी और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए जो आपने उसे पढ़ने के लिए कह दिए, या कठिन शब्द आपने बोर्ड पर लिख दिए और आपने कहा बच्चे से इसे पढ़ के सुनाओ, तो इससे क्या ही उसकी मौखिक भाषा का आकलन होगा? प्रश्नों के उत्तर, अब बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है तो वो क्वेश्चन के आंसर भी बता देगा आपको। सुनी सुनाई बात को, आपने बच्चे को कोई कहानी सुनाई और आपने कहा वो कहानी अब मुझे सुनाओ, तो जो उसने सुना उसी बात को बिल्कुल दोहरा दिया, तो इससे तो नहीं पता चलेगा है ना कि उसकी भाषा का कितना विकास हुआ है। अगर आपको बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है तो हमें क्या करना है? बच्चे से विभिन्न संदर्भों में बात कीजिए, मतलब बच्चों से बात करी जाए ताकि उससे पता चले। अब बच्चों से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी बारे में, किसी भी संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे के अपने विचार हैं वो आपके सामने प्रकट होंगे। तो उससे क्या होगा? बच्चे की मौखिक भाषा का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उससे विभिन्न संदर्भों में बात कीजिए, है ना। तो वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है आपका। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। अब बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करता है? देखो, बच्चे को लिखने में दिक्कत हो रही है, तो लिखने से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है बेटा उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको लिखने में कोई दिक्कत आती है, लेखन संबंधी विकार को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों एवं वाक्यों का शुद्ध रूप से उच्चारण करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो बेटा पढ़ने कौशल में अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण कर दिया पर समझ में कुछ नहीं आया, अक्षरों की पहचान है, या तेज गति से आपने इतनी स्पीड से पढ़ दिया कि आपको समझ ही नहीं आया कि लिखा क्या था, बस आप पढ़ते चले गए, तेज गति से पढ़ते चले गए। तो जो पढ़ना कौशल है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी आपने पढ़ा है उसके अर्थ को आप ग्रहण कर सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। आगे बढ़ेंगे हम। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? मुंह से, कान से, कान आंख से, या फिर आंख से? तो बेटा नाटक का संबंध किससे होगा? कान से और आंख से, है ना। आंख से देखेंगे और कान से सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? अब आपसे क्या पूछा गया है? जो गलत है वो बताना है। तो भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी सही बात है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जन में बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है। यहाँ आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है बेटा कि नियम बनाना सिखाया जाता है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। हम इसमें निम्नलिखित में से
कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया है? पारस्परिक शिक्षण है ना, तो इसमें बताइए अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, सारांशीकरण करना। ये सारांशीकरण है। मान लेना, चर्चा करना, नोट करना, सारांशीकरण, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न करना, सारांशीकरण, विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण करना। तो बताइए आप पारस्परिक शिक्षण की, है ना, पारस्परिक शिक्षण की कौन सी प्रक्रिया? ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुमान लगाना, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। आगे बढ़ेंगे हम। संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है, धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। तो यहाँ अध्यापिका कौन सी क्रिया कर रही है? अब आप ये बताइए कि जो अध्यापिका यहाँ पर क्रिया कर रही है वो कौन सी क्रिया हो रही है? विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों की मदद कर रही है, विद्यार्थियों को पुनर्वलन दे रही है या उनको निर्देश दे रही है? तो यहाँ पर क्या होगा, वो बच्चों की मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वो विद्यार्थियों की मदद कर रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।